हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके अंतर्गत हम देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होंगे। और आज ये इसका भाग 1 है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का कोट्स है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए हमें लगातार मेहनत करते रहना है। आइए इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, मीथेन प्लस CO2, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, CO2। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है मीथेन प्लस CO2। क्या होगा? मीथेन प्लस CO2। आइए कुछ और चीजें जानते हैं इसके बारे में। मीथेन जो होती है, इसमें कितनी परसेंट होती है मीथेन? मीथेन जो होती है ये 50 से 60%। ठीक है, मीथेन जो होती है 50 से 60% होती है। CO2 की बात करें बायोगैस में, तो CO2 जो होती है ये 30 से 40% तक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अन्य भी कुछ गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होती है ये 6 से 10% तक पाई जाती है। कितनी? 6 से 10%। और नाइट्रोजन जो होती है ये 1 से 2% तक। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है ये 1 से 2% तक पाई जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि बायोगैस में कितने % मीथेन पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 से 60%। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्योंकि अब ट्रेंड कुछ चेंज होता जा रहा है एग्जाम का, तो उसमें ज़्यादा वाले की मात्रा नहीं पूछे, बल्कि ये पूछा जाता है निम्न में से किसकी मात्रा बायोगैस में सबसे कम पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है इसकी सिर्फ मात्रा कितनी होती है? 1 से 2% होती है। आइए इसी के साथ देखते हैं इसके अन्य ऑप्शंस जो हैं। यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है किसमें पाई जाती है? LPG में। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें जो होती है LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, और इसमें जो गंध आती है LPG में वो मरकैप्टेन के कारण आती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथिल मरकैप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, जल स्रोतों में मल संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकस, बेसिलस, स्टेफाइलोकोकस फैकेलिस या लाइकेंस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा स्टेफाइलोकोकस फैकेलिस। ठीक है, क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस फैकेलिस इसका राइट आंसर होगा, जो कि जल में जो मल का संक्रमण होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस जो है वायु में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पता लगाने के लिए ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें मुख्यतः किसका पता लगाया जाता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और एक किसके सूचक होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2
प्लस CO2 के मुख्यतः ये सूचक होते हैं। और जिन क्षेत्रों में वायु में SO2 और CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है उस क्षेत्र में लाइकेंस क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इस तरह हमें पता चल जाता है कि इस क्षेत्र की जो वायु की गुणवत्ता है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड काउ डिसीज। मेड काउ डिजीज जो होती है का मानव रूप है स्क्रैपी, CJD, एड्स या रेबीज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है CJD। ठीक है, CJD। और इसके पूरा नाम बताते हैं आप लोगों को। इसका पूरा नाम क्या है CJD का? CJD का पूरा नाम क्रूड्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या नाम है इसका? क्रूड्स फेल्टा जाइकोस डिजीज। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। डिजीज, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं डिजीज। क्रूड्स फेल्टा जाइकोस डिजीज, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और ये जो डिजीज होती है ये कैसी डिजीज होती है? ये मेंटल, यानी कि कैसा रोग इससे होता है? मानसिक रोग हो जाता है। और इसे इंग्लिश में आप लोगों को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इंग्लिश में इसका पूरा नाम, जैसे आप लोग ना समझ पाए हो, क्रूड्स फेल्ट, ठीक है, फेल्ट जाइकोब होगा। ठीक है, यहाँ पे जाइकोब होगा, जाइकोब डिजीज। क्रूड्स फेल्ट, ठीक है, क्या नाम है? क्रूड्स फेल्ट जाइकोब डिजीज। ठीक है, और मेड काउ डिजीज ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, यानी कि मस्तिष्क संबंधित रोग होता है। और इसके जो अभी हाल ही में ये चर्चा में भी था, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पे इसकी चर्चा? अभी हाल ही में जब कोविड के बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे, उसी टाइम में कनाडा में, कहाँ पे? कनाडा में इसके करीब में 50 से ज़्यादा केस देखने को मिले थे। ठीक है, 50 से ज़्यादा इसके केस देखने को मिले थे। इसमें होता क्या था? ये मतलब एक मानसिक बीमारी हो जाती है और उसके बाद इसमें अगर ये गंभीर अवस्था में पहुंचती है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। और इससे कम से कम वहाँ पे 10 से 15 लोग मारे भी गए थे। मेड काउ डिजीज जो होती है ये मुख्यतः गायों में पाई जाने वाली एक बीमारी होती है और ये मांस इत्यादि के द्वारा व्यक्ति में भी पहुंच जाती है। जो मांस का सेवन करते हैं गाय इत्यादि का, ठीक है, उनमें भी मतलब इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आनुवांशिक भी हो सकती है और कांटेक्ट विद क्या करें, इन्फेक्टेड डिजीज, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड डिजीज भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मांस इत्यादि के सेवन से भी ये व्यक्तियों में हो जाती है। और उसी मतलब ये मार्च की घटना है, मार्च 2021 की। वहाँ पे काफ़ी केस इसके देखने को मिले थे। ठीक है, कोई नई बीमारी नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और वैज्ञानिक इससे काफ़ी परेशान थे कि ये कैसे मतलब इस समय व्यक्तियों में कैसे फैल रही है और उसके बारे में शोध भी किया जा रहा है। अभी मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाया कि वो जो व्यक्ति थे वो कैसे संक्रमित हो गए थे। और संक्रमण का एक कारण तो मैंने बता दिया है कि जो जहाँ पे, और उसी टाइम में फ्रांस था, इंग्लैंड था इत्यादि जो देश थे, उन्होंने मतलब गाय का जो मांस था उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मतलब क्या लगा दिया, प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, CJD, क्रूड्स फेल्टा जाइकोब डिजीज। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और एड्स के बारे में आप लोगों को पता है, और रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, ये चीज़ भी आप लोग जानते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध की कीमत
निर्भर करती है वसा की मात्रा पर, प्रोटीन की मात्रा पर, लैक्टोज की मात्रा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज की मात्रा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा की मात्रा पर। दूध की कीमत जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दुग्ध डेयरी पर जाता है तो जो रेट लगाया जाता है वो फैट देखकर ही रेट लगाया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं लोग, फैट देखकर ही रेट लगाया जाता है। इसलिए जो दूध की कीमत होती है वो फैट पर निर्भर करती है। बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज जो होता है, ये लैक्टोज जो होता है ये दुग्ध शर्करा होती है। दुग्ध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। यहां पे लिखे दे रहे हैं, दुग्ध शर्करा कौन सी होती है दुग्ध में, दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है, लैक्टोज होती है। और लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, लैक्टोज का निर्माण रक्त में जो क्या पाया जाता है, रक्त में जो ग्लूकोज पाया जाता है प्लस लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, रक्त में पाया जाने वाला ग्लूकोज प्लस लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, लैक्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज जो होती है एक दुग्ध शर्करा होती है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी देख लेते हैं, जैसे वसा। दूध में वसा की जो मात्रा मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ब्यूटारोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, ब्यूटारोमीटर के द्वारा। वसा जो मापी जाती है किसके द्वारा, ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और बात करते हैं दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व। यहाँ पे कैंडिडेट अक्सर गलती कर देते हैं और वो समझ नहीं पाते यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, ये लैक्टोमीटर के द्वारा। अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ब्यूटारोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, दूध में वसा की मात्रा। और इसी वसा के आधार पर दुग्ध का रेट लगाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पाश्चुराइजेशन, जो पाश्चुरीकरण क्रिया होती है पाश्चुराइजेशन की, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, निकोलस एपर्ट के द्वारा, लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर या कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लुईस पाश्चर। क्या होगा, लुईस पाश्चर होगा। और लुईस पाश्चर के द्वारा, लुईस पाश्चर ने और किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने रेबीज के टीके की, रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर के द्वारा ही की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें और क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी लुईस पाश्चर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज भी लुईस पाश्चर के द्वारा ही की गई थी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं निकोलस एपर्ट। ठीक है, इसका तो राइट आंसर हो गया ये। और निकोलस एपर्ट जो थे, इन्हें कैनिंग का पिता, कैनिंग का मतलब होता है डिब्बाबंदी, यानी कि जो फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है उसके पिता, यानी कि कैनिंग के पिता कौन है, निकोलस एपर्ट हैं। और यहाँ पे बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की थी, आप लोग बताएंगे। चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरेटिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उनके जो ब्लड का जो रक्त होता है, उनके अंदर जो पाया जाता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर पीले या वाइट कलर का, सफ़ेद या पीले रंग का पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीजन का वाहक भी हीमोग्लोबिन ही होता है रक्त में। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। टोडा एक नस्ल है भेड़ की, बकरी की, मवेशी की, भैंस की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर है भैंस की। टोडा किसकी नस्ल है? ये एक भैंस की महत्वपूर्ण नस्ल है। इसका आप लोग नाम याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। वृद्धि हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनल। एक साइड में दिया गया अंडाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथ, सुप्रारेनल ग्लैंड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए बारी बारी से यहाँ पे हम इन्हें मैच कराते हैं। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथ से। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथ से। थायरॉक्सिन कहाँ से? थायराइड से। और अब बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये अंडाशय से निकलता है। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन जो होता है ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथ से। एड्रिनल ये सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथ, एस्ट्रोजन, अंडाशय, थायरॉक्सिन, थायराइड। आइए देखते हैं किसका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन ए का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। ठीक है, और बी एस्ट्रोजन हो जाएगा 1, 3, 1, थायरॉक्सिन 2 और एड्रेनल 4। यानी कि 3, 1, 2, 4 किस में है? 3, 1, 2, 4 सी। क्या होगा राइट आंसर? 3, 1, 2, 4 यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य जिनमें गौवध की अनुमति मिली हुई है: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है केरल। केरल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। और केरल में वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी हैं। और यहाँ पर ये 2 स्टेट हैं भारत के जहाँ पे गौवध की अनुमति मिली हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है यूएसए, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है इंडिया। ठीक है, मतलब दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इस प्रथम स्थान भारत का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो थी इसकी क्रांति के जनक। सी सुब्रमण्यम, वर्गीज कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा दूध उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया गया है। और बात करते हैं यहाँ पे, और जो गुजरात में कौन सी डेयरी है? आनंद।
ठीक है। आनंद जो आनंद के प्रोडक्ट आते हैं, आनंद गुजरात में कौन सी डेयरी है आप लोग बताएंगे? उसके जो संस्थापक हैं ये आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि गुजरात में जो डेयरी है उसका नाम क्या है। ठीक है, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ है? आनंद गुजरात में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और C सुब्रमण्यम ये क्या थे? 1965 में कृषि मंत्री थे। और जितना योगदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन का है उतना ही लगभग में इनका भी योगदान है C सुब्रमण्यम का। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात। पशुधन संख्या में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है प्रथम। पशुधन के मामले में भारत का प्रथम स्थान है। और भैंसों की सर्वाधिक संख्या भी कहाँ है? सर्वाधिक संख्या भारत में है। और भैंस में दूसरा स्थान किसका है? पाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट। दूध की कीमत निर्भर करती है वसा की मात्रा। भी ये अभी हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा की मात्रा पर। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है? फीता कृमि, गोल कृमि, फ्लैट वार्म या अर्थवार्म। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है अर्थवार्म, यानी कि केंचुओं के सहायता से। केंचुए की सहायता से क्या क्या तैयार किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट। और यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो होती है, इससे जो केंचुओं का जो मल होता है, मल त्याग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कास्ट या वर्मीवास। वर्मीवास भी कहा जाता है। कास्ट कहें या वर्मीवास। ठीक है, अगर पेपर में आप लोगों से पूछ ले वर्मीवास क्या है तो आप लोग समझ जाएंगे। केंचुए जो मल त्याग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? वर्मीवास कहा जाता है। और इसे केंचुओं को और क्या किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ। इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ की संज्ञा दी गई है। और ये संज्ञा किसने दी थी? अरस्तु ने, अरिस्टोटल। ठीक है, और इसी को और भी एक संज्ञा दी गई है, बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सर, बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी भी कहा जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सही सुमेलित करना है। मलेरिया, हैजा, डेंगू और स्लीपद एक तरफ दिया गया है। क्यूलेक्स, एडिस, एनाफ्लिस, घरेलू मक्खी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए सबसे पहले इसे हम मैचिंग कराते हैं। जो यहाँ पे स्लीपद यानी कि एलिफेंटेसिस से हाथी पांव भी कहा जाता है। पील पांव या हाथी पांव ये किसके द्वारा? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। डेंगू की बात करें, हैजा के बारे में आप लोग कॉलरा जिसे कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, डेंगू की बात करें तो डेंगू
मादा एडीज मच्छर जो होती है उसके काटने से होता है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी, ये डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखो मलेरिया, ए किस में गया है? ए एनफ्लूएंजा, ए का 3 देखो किस में है? ए का 3 बी में दिया गया है और ए का 3 डी में दिया गया है। हैजा की बात करें बी, बी किस में होगा? घरेलू मक्खी यानी कि 4, बी 4 में है। देखो बी 4 किस में दिया गया है? 3 4 इसमें सही है, ठीक है। C2 है, C2 हो गया और 1 हो गया, D1, D1 यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे अग्रणी पूछा गया, अग्रणी दूध उत्पादक राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। सेकंड स्थान की बात करें तो राजस्थान है। थर्ड स्थान की बात करें, थर्ड स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु। और चौथा स्थान MP का है, मध्य प्रदेश। और पांचवा स्थान गुजरात का है दूध उत्पादन के मामले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मानव में रेबीज का संचार किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा, कुत्ते के काटने से? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। वैसे जितने चौपाया जानवर होते हैं लगभग में सभी में रेबीज पाया जाता है, लार में। और बात करें मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कुत्ते के काटने से। और बंदर, बिल्ली इत्यादि के काटने से भी रेबीज की समस्या हो सकती है, ठीक है। और इसके रेबीज के कारण क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। जब व्यक्ति को रेबीज संक्रमित हो जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? व्यक्ति को जल से डर लगता है। क्या होता है? व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे? रेबीज से है। और इसमें क्या होता है? जल से डर लगता है, जल से डर, ठीक है। और ये कुत्ते के काटने से होता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। दुधारू, भार ढोने वाली, द्विप्रयोजनीय, विदेशी। यहाँ पे दुधारू नस्ल की बात करें तो इसका यहाँ पे मैच कराना है आप लोगों को। आप बताएंगे, आप लोग इसका मैच करा के आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए इसकी मैचिंग कराते हैं। दुधारू, साहिवाल, भार ढोने वाली कौन सी है? अमृत महल, ठीक है। और द्विप्रयोजनीय की बात करें तो ये होल्स्टीन है, होल्स्टीन फ्रीजियन, सॉरी इसका हो जाएगा यहाँ पे द्विप्रयोजनीय की बात करें तो देवनी, ठीक है। और विदेशी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। यहाँ पे वैसे देवनी जो है एक दुधारू नस्ल है, क्या है? दुधारू नस्ल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें देखना था, तो सबसे अधिक दुधारू नस्ल साहिवाल है, ठीक है। भार ढोने वाली अमृत महल है और विदेशी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो द्विप्रयोजनीय की बात करेंगे तो इसमें एक ही बचता है, तो इसलिए इसे यहाँ पे इसे मैच करा दिया गया। वैसे ये किस में आती है? देवनी, देवनी है, सिंधी है, ठीक है, साहिवाल है, ये सभी दुधारू नस्लें हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 देख लीजिए किस में है? 2 1 4 3 पहला, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी एक
गरीब की गाय कहलाती है? भेड़, भैंस, मुर्गी, बकरी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोग जिनको पशुओं से मानव या मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं संसर्गजन या कॉन्टेजियस रोग, जॉन्टिक्स रोग, संक्रामक रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है जॉन्टिक्स रोग। क्या होगा? जॉन्टिक्स रोग होगा। ये रोग ऐसे रोग होते हैं जो मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में फैलते हैं। इन्हें कौन से रोग कहते हैं? जॉन्टिक्स रोग कहा जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसे देखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, मवेशी और भैंस जो होती हैं किस कुल में आते हैं? बोविडी। किस कुल में आते हैं? बोविडी कुल में आते हैं। और इस कुल में क्या क्या आता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब किस कुल से संबंधित हैं? बोविडी कुल से संबंधित हैं। और सीयूएडी कुल से संबंधित की बात की जाए तो स्वाइन यानी कि सूकर, जिसे कहेंगे सुअर भी कहा जाता है। ठीक है, इक्वेडी कुल से बात करें, इक्वेडी कुल में कौन से आते हैं? कैमलिडी कुल की बात कर लेते हैं। कैमलिडी कुल में ऊंट आता है। ठीक है, कैमलिडी कुल में ऊंट आता है और कुछ किताबों में ये भी दिया गया है कि कैमलिडी कुल में ही घोड़ा, गधा इत्यादि को भी शामिल किया गया है। लेकिन वैसे घोड़े का जो कुल है वो कौन सा है? इक्वेडी। घोड़े का जो स्पेशल कुल है वो कौन सा? इक्वेडी है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौपाया जो होते हैं, चौपाया जानवर जो होते हैं, इनमें रूमिनेंट यानी कि अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 3, 4। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, रूमिनेंट्स यानी चौपाया जो होते हैं यानी कि जो पागुर करने वाले जानवर होते हैं, उनमें जो अमाशय होता है कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। आइए बारी बारी से इनके नाम हम जान लेते हैं। एक होता है रूमेन, इसे फर्स्ट अमाशय, प्रथम अमाशय भी कहा जाता है, रूमेन। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे पॉन्च के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड अमाशय होता है, ये प्रथम अमाशय कहलाता है। द्वितीय अमाशय कहलाता है रेटिकुलम। क्या कहलाता है? रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, तीसरा अमाशय होता है ओमेसम, ओमेसम, ओमेसम को थर्ड अमाशय कहा जाता है। और फोर्थ अमाशय जो होता है उसे एबोमेसम कहा जाता है। इसी को वास्तविक पेड़ भी कहा जाता है, यानी कि वास्तविक अमाशय, वास्तविक पेड़ की संख्या किसे दी गई है? ट्रू स्टोमक की। तो ट्रू स्टोमक की संख्या किसे दी गई है? फोर्थ अमाशय को दी गई है, एबोमेसम अथवा ट्रू स्टोमक। ठीक है, वास्तविक अमाशय की संख्या किसे दी गई है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ये 4 भाग होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं में। ठीक है, चौपाया जानवर में। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर है गुजरात। ये कहाँ की नस्ल है? सूरती। सूरती गुजरात की एक प्रमुख नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन से डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। IVRI, ISS, IARI, CIFI। आप लोग देख लीजिए एक बार और उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फर्स्ट कहाँ ये? नई दिल्ली। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा। कहाँ है? करनाल। एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, आप शायद दिख ना रहा हो। तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। पूसा, नई दिल्ली। ठीक है, दूसरी बात करते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा। आगे CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ पे? वर्सोवा। वर्सोवा मुंबई। कहाँ है? वर्सोवा मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, वर्सोवा मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात करते हैं IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इज्जत नगर बरेली। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इज्जत नगर बरेली। इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली पूसा। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन वर्सोवा मुंबई महाराष्ट्र। और IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी। ठीक है, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी डीम्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। बकरी का वंश है? ओबिस, कैपरा, बॉस या बुबेलस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कैपरा। कैपरा जो है बकरी का है। और बॉस की बात करें तो ये किसका है? बॉस जो है गाय का। बुबेलस भैंस का नाम होता है, ये भैंस का है। ठीक है, और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मांस एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, लोहे का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मांस में प्रोटीन, लोहा और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। उत्पाद है एक साइड में प्रोटीन दिए गए हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में, मांस में, ऊन में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। दूध में जो होता है केसीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। अंडा में एल्ब्यूमिन, मांस में मायोसिन और ऊन में केराटिन। ठीक है, दूध में एल्ब्यूमिन पाई जाती है और ग्लोबुलिन भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। और अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है, मांस में केराटिन पाई जाती है और ऊन में केराटिन पाई जाती है और मांस में मायोसिन पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम दूध 3, अंडा 4 हो जाएगा, मांस 2 हो जाएगा
ऊन 1, यानी कि 3421 देखो किसमें दिया गया है 3421, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जल भैंस जो होती है वाटर बुफालो में गुणसूत्र संख्या होती है। ये अभी डीएचओ में एग्ज़ाम जो डीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है ए 50, बी 52, सी 48, डी 56। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जल भैंस यानी कि वाटर बुफालो, इसे भारतीय भैंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो जल भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है, जल भैंस में कितनी होती है 50। जल भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 50 होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 48 जो ये गुणसूत्र संख्या होती है ये स्वाम्प बुफालो, स्वाम्प बुफालो, स्वाम्प बुफालो जो होती है इसे क्या कहा जाता है, और दलदली भैंस, दलदली भैंस। ठीक है, ये कीचड़ में रहना पसंद करती है, ये जल में ज़्यादा रहना पसंद करती है, इसलिए जल भैंस कहा जाता है। और ये है भारतीय भैंस, जिसे वाटर बुफालो भी कहा जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो आप लोग परेशान मत होना। वाटर बुफालो आ रहा है तो इसे भारतीय भैंस वाटर बुफालो, इसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है 50 होती है। स्वाम्प बुफालो जो होती है दलदली भैंस, इसमें गुणसूत्र संख्या 48 होती है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे इनके जीनस की, तो इसका जीनस जो होता है, भारतीय भैंस का जीनस जो होता है, भारतीय भैंस का जीनस जो होता है बुबेलस होता है, बुबेलस। ठीक है, और इसका जो जीनस होता है, इसका जीनस जो होता है क्या होता है, सिनसायरस, सिनसायरस। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, आयरन और फास्फोरस का, असंतृप्त वसीय अम्लों का, या उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अंडे में प्रोटीन, आयरन और फास्फोरस, असंतृप्त वसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का आविष्कार किसने किया था। एच.जी. खुराना, कैरी मुलिस, वाटसन, क्रिक, जॉनसन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर है कैरी मुलिस। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और इसी के साथ हम आज की क्लास जो है वो समाप्त करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम मोटिवेट हो सकें, जिससे आगे भी हम अन्य क्लासेस भी ला सके आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या डीएसओ हो, यूपी पीसीएस के कोई अन्य एग्ज़ाम हो, यूपी SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर एफओ या कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी अगर आप लोगों का एक टॉपिक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस शामिल है, वहाँ पर इस जो हम सीरीज़ करा रहे हैं, इसी सीरीज़ से आप लोगों के प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, इतना मुझे विश्वास है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम अच्छे से अच्छे प्रश्न इसमें शामिल करेंगे, और अगर आप लोग एक बार इसे देख लेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम में कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।